जय हिंद दोस्तों। अगर देखा जाए तो दुनिया में पॉलिटिकली एंड रिलीजियसली लड़ाइयों की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इन लड़ाइयों की ऐतिहासिक जड़ें एशिया के मिडिल ईस्ट इलाके में रही हैं। वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखिए, ये हमारा इंडिया है, उसके बाद पाकिस्तान और ईरान से शुरू होता है मिडिल ईस्ट रीजन। अगर मिडिल ईस्ट मैप को ध्यान से देखा जाए तब नॉर्थ में टर्की से लेकर साउथ में यमन और वेस्ट में मिस्र से लेकर ईस्ट में ईरान तक का क्षेत्र मिडिल ईस्ट रीजन में आता है। इसमें कुल 17 देश शामिल हैं। ये सभी मैप लोकेशंस आपको ध्यान रखनी है, इससे आपको टॉपिक समझने में आसानी होगी। इस मिडिल ईस्ट क्षेत्र में भी दो देश इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य यह संघर्ष लगभग 100 वर्षों से चल रहा है। पहले इजराइल और फिलिस्तीन की लोकेशंस को देखते हैं। मिडिल ईस्ट मैप को जूम करने पर भूमध्य सागर के साइड में एक त्रिभुजाकार क्षेत्र दिखाई देता है। उस क्षेत्र में दो देश हैं, इजराइल और फिलिस्तीन। फिलिस्तीन देश दो हिस्सों में है, पहला वेस्ट बैंक और दूसरा गाजा पट्टी। इस क्षेत्र में मैक्सिमम मुस्लिम आबादी है और इस क्षेत्र में जो बीच का भाग है वह है इजराइल। उस क्षेत्र में मैक्सिमम यहूदी यानी कि ज्यूज पब्लिक रहती है। यूं तो इन दोनों देशों के मध्य विवाद बहुत पुराना है, लेकिन लास्ट लड़ाई 2021 में हुई थी। उसके बाद शांति थी, लेकिन फिर एक बार इस मुद्दे ने जोर पकड़ा है। तो आइए समझते हैं कि क्या है इसकी प्रेजेंट कंडीशन। दोस्तों, बात है 7 अक्टूबर की सुबह में, जब सभी यहूदी लोग तोहरा नामक त्यौहार मनाने के लिए एकत्रित हुए थे और वे अपने त्यौहार की तैयारी कर रहे थे। लेकिन तभी करीब सुबह 6:30 बजे फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में उपस्थित हमास चरमपंथी गुट ने इजराइल पर रॉकेट से हमला किया और लगभग 7 शहरों पर अटैक किया और इसमें उन्होंने अप्रोक्सीमेट 3000 से अधिक रॉकेट दागे गए और हमास चरमपंथियों ने इसे ऑपरेशन अलक्सा फ्लड नाम दिया है। इसके कारण लगभग 900 से अधिक इजरायली अभी तक मारे जा चुके हैं और 2500 से अधिक इजरायली पीपल्स घायल हैं। और इस सब में हमास का साथ लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने किया है। हमला इतना घातक बताया जा रहा है कि इजराइल का सुरक्षा कवच कहे जाने वाला आयरन डोम डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी इसे पूर्णतः रोकने में असफल रहा। बेसिकली आयरन डोम एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो कि इजराइल ने 2006 में लेबनान संघर्ष के दौरान हुए अटैक से बचने के लिए किया था। इजराइल वर्ष 2011 से इस डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। वर्ष 2021 में 2 सप्ताह तक चले इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के दौरान 4500 से अधिक रॉकेट दागे गए थे। दावा है कि आयरन डोम ने रॉकेट के खिलाफ 90% का स्ट्राइक रेट दिखाया था। इसका मतलब यह है कि 90% से अधिक रॉकेटों को हवा में ही समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों, आयरन डोम सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला रडार यूनिट जो कि दुश्मन के रॉकेट के रास्ते का पता लगाता है। दूसरा भाग BMC, यह पता करता है कि दुश्मन के रॉकेट को किस जगह नष्ट किया जाना है। और तीसरे पार्ट जिसका नाम है मिसाइल फायरिंग यूनिट को मिसाइल फायरिंग करने का आदेश देता है। जैसे ही मिसाइल फायरिंग यूनिट को आदेश मिलता है तो वह तामीर नामक 2 मिसाइलें फायर करता है और वह मिसाइलें दुश्मन के रॉकेट के पास जाकर फट जाती हैं और दुश्मन का रॉकेट पब्लिक प्लेस तक नहीं पहुंच पाता है। इस तरह आयरन डोम डिफेंस मिसाइल सिस्टम एक सुरक्षा कवच की तरह इजराइल की सुरक्षा करता है। इस हमले के खिलाफ इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड के तहत जवाबी कार्रवाई की और जल थल हवा तीनों से घेरने की रणनीति बनाई है। इजराइल ने 3 लाख रिजर्व सैनिकों को ड्यूटी पर बुला लिया है और सरकार ने गाजा पट्टी को घेरकर हमास संगठन को नेस्तनाबूद करने का इजरायली सेना को आदेश दिया है। अभी तक इजरायली कार्रवाई के दौरान गाजा में मरने वालों की संख्या लगभग 560 है, जबकि 2900 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। हालांकि कई देशों ने दोनों देशों से संघर्ष विराम की मांग कर चुके हैं, लेकिन इस लड़ाई के जल्दी खत्म होने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इजराइल फिलिस्तीन के मध्य संघर्ष कोई नया नहीं है। आइए समझते हैं कैसा रहा इनका इतिहास। दोस्तों, बात है 1890 के दशक की, जब सभी यहूदी लोग यूरोप में रहते थे। उनका कोई अपना एक निश्चित देश नहीं था। तभी 1896 में फ्योडल हर्जल नाम के एक यहूदी ने ज़ायोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में की। उस संगठन में सभी यहूदी लोग शामिल थे। उसने अपने सभी साथियों से कहा कि हमारे खुदा भगवान ने हमारे लिए एक ज़मीन प्रोमिस की है, वह ज़मीन है फिलिस्तीन में और हमें वहाँ जाकर बसना है। और सभी यहूदियों ने फिलिस्तीन में जाने और वहाँ बसने का प्लान बना लिया। लेकिन इसमें आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। पहला, यहूदी अच्छे व्यापारी थे और ब्याज का रोजगार करते थे, जिसके पास उनके पास पैसा था और वे धनी वर्ग के थे। सेकंड, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। तो इसके लिए यहूदियों ने एक प्लान बनाया, हम सभी साथ में नहीं जाएंगे, हम सभी लहरों या ग्रुप्स में जाएंगे। प्लान के तहत सबसे पहले सबसे अमीर लोग जाएंगे जो वहाँ पर ज़मीन खरीदेंगे और वहाँ पर बसेंगे। उनके सेटलमेंट के बाद दूसरी वेव में शेष यहूदी लोग वहाँ पर जाएंगे, एक कॉलोनी सी बना लेंगे। इस प्रकार यहूदी लोग धीरे धीरे फिलिस्तीन में बसने लगे। उसके बाद साल 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हो जाती है, जिसमें 2 ग्रुप्स थे, पहला अलाइड पावर और दूसरा ग्रुप पावर। अलाइड पावर में ब्रिटेन, फ्रांस मेन 2 कंट्रीज थी और ग्रुप पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ओटोमन एम्पायर था। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 चलता रहा। तभी 1916 में फ्रांस और ब्रिटेन को लगा कि हम युद्ध तो जीत जाएंगे,
पर जो जीतने वाली टेरिटरीज होगी उनको हम क्या करेंगे। तो उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने 1916 में साइक्स पिकेट एग्रीमेंट साइन किया। उसमें यह तय हुआ कि ब्रिटेन और फ्रांस आपस में टेरिटरीज को बांट लेंगे। 1918 में ट्रीटी ऑफ वर्सलेस के बाद वर्ल्ड वॉर 1 समाप्त हो जाता है। तो अब बात आती है कि ओटोमन एम्पायर को किस प्रकार से डिवाइड किया जाना है। तो अब देखिए कि ओटोमन एम्पायर को किस तरह से डिवाइड किया गया। उस समय ओटोमन एम्पायर में टर्की, सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन, मिस्र और इराक शामिल थे। टर्की और मिस्र को अलग अलग कर दिया गया और शेष 4 छोटे देशों में से इराक, पैलेस्टीन को ब्रिटेन ने और सीरिया और लेबनान पर फ्रांस ने अधिकार कर लिया। मैप को ध्यान से देखिए, अरब राष्ट्र ओटोमन एम्पायर में शामिल नहीं थे, अरब राष्ट्र इनसे अलग थे। अब युद्ध के दौरान यहूदी लोग अलाइड पावर की पैसों की ओर से मदद करते थे। तो यहूदी ने कहा कि युद्ध जीतने के बाद हमें तो कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। तभी 1917 में ब्रिटिश सरकार ने बाल्फोर डिक्लेरेशन की, जिसमें ब्रिटेन ने फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए नेशनल हाउस की स्थापना के लिए अपने समर्थन की घोषणा की। 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 के समाप्त होने के बाद फिलिस्तीन टेरिटरी ब्रिटिश आधिपत्य में आ जाती है। तब बहुत से यहूदी लोग यूरोप से पलायन करते हैं और फिलिस्तीन में बसने लगते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 के समाप्त होने के बाद जर्मनी में हिटलर का उदय होना शुरू हो जाता है। आपने सुना भी होगा, आप जानते भी होंगे किस तरह से हिटलर ने यहूदियों को प्रताड़नाएं दी और लगभग 30 लाख से अधिक यहूदी लोग मारे गए थे उस समय। तो उस समय हिटलर के डर से एक बड़ी संख्या में यहूदी जनता ने यूरोप से पलायन किया और 1920 से 1939 के दशक में यहूदी एक बड़ी संख्या में फिलिस्तीन में आ जाते हैं, जिससे कि वहां पर मूल फिलिस्तीन के लोगों और यहूदी जनता में आपसी संघर्ष शुरू हो जाते हैं। दूसरी ओर वर्ल्ड वॉर 2 1939 में शुरू हो जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद अक्टूबर 1945 में यूएन की स्थापना की जाती है, जिसका कार्य है कि विश्व में शांति को बनाए रखना और वर्ल्ड वॉर 3 को होने से टालना। फिलिस्तीन में बढ़ते संघर्ष को देखकर ब्रिटेन फिलिस्तीन का मुद्दा यूएन को सौंप देता है और कहता है कि आप इस मुद्दे का निपटारा कीजिए। इस समस्या का निपटारा करने के लिए यूएन में पील कमीशन का गठन किया जाता है और पील कमीशन पार्टीशन प्लान को लागू करने की मंजूरी देता है, यानी कि फिलिस्तीन का विभाजन होगा। जिस तरह भारत का विभाजन हुआ था उसी तरह फिलिस्तीन के विभाजन की भी बात रखी गई। इस पार्टीशन प्लान के तहत इस पूरे क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला ज्यूस फिलिस्तीन, जिसे 44% भाग दिया गया है, जो कि ऑरेंज कलर में है, और यह भाग सभी यहूदियों के लिए था। दूसरा अरब फिलिस्तीन, जिसे 55% हिस्सा दिया गया, जो कि येलो कलर में है, और वह सभी फिलिस्तीन के मूल निवासियों के लिए था। और 1% का हिस्सा जो व्हाइट कलर में है, जिसका नाम जेरूसलम है, वो यूएन के अधीन में था। अब जेरूसलम को यूएन के अधीन में क्यों रखा गया था, इसको समझिएगा। जेरूसलम को रिलीजियसली पवित्र स्थल माना जाता है। इस जेरूसलम शहर के केंद्र बिंदु में एक प्राचीन शहर, जिसका नाम ओल्ड सिटी है। इसके 4 इलाके हैं, जो 4 अलग अलग समुदाय मुस्लिम, यहूदी, ईसाई और अर्मेनियाई के लिए पवित्र हैं। ईसाई इलाके में द चर्च ऑफ द होली है। यह दुनिया भर के ईसाइयों के लिए एक आस्था का केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ ईसा मसीह की मौत हुई थी और उन्हें यहाँ सूली पर चढ़ाया गया था। दूसरा हिस्सा सेंट जेम्स चर्च, जो कि अर्मेनियाई समुदाय का एक पवित्र स्थल है। तीसरा हिस्सा यहूदियों के लिए पवित्र है, जिसमें पश्चिमी दीवार शामिल है। ऐसी मान्यता है कि यहूदियों का पवित्र मंदिर इसी स्थान पर हुआ करता था। यहूदियों को विश्वास है कि यह वही स्थान है जहां से विश्व का निर्माण हुआ है। और इसका 4th पार्ट मुस्लिमों के लिए फेमस है, जो कि 4 में सबसे बड़ा हिस्सा है। इसमें ही द डोम ऑफ द रॉक और मस्जिद अलस्का स्थित है। ऐसा विश्वास है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का से यहाँ तक की यात्रा एक रात में की थी। धार्मिक रूप से सेंसिटिव होने के कारण ही यूएन ने इसे अपने आधिपत्य में रखा। इसी के चलते इस प्लान को 29 नवंबर 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया और 14 मई 1948 में यहूदियों ने ज्यूस फिलिस्तीन को इजराइल का नाम दिया। अब जाकर इजराइल कंट्री बना। इस विभाजन के बाद सभी अरब देश नाराज हो गए और लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र और इराक ने मिलकर एक प्लान बनाया कि हम इजराइल को मिटा देंगे। और 5 ने मिलकर 1949 में इजराइल को अटैक कर देते हैं और इसे फर्स्ट अरब इजराइल वॉर के नाम से जाना जाता है। इजराइल की लड़ाई थी अपना अस्तित्व बचाने की। अगर आज इजराइल हार जाता तो विश्व में कहीं भी इजराइल को जगह नहीं मिलती। तो इजराइल ने लगभग सभी देशों को हरा देता है। इसके बाद यूएन इस विवाद में इंटरफेयर करता है और यूएन इन दोनों गुटों के मध्य मध्यस्थता करा देता है। उसके बाद इजरायली कैप्टन अब्राहम ब्रेन एडम अपनी टेरिटरी में झंडा फहराते हैं और कहते हैं कि जो यूएन ने हमें क्षेत्र दिया था फाइनली इजराइल अटैक के बाद भी वहीं पर काबिज है। उसके बाद सब सही चलता रहता है। फिर बात है साल 1956 की, जहां पर मिस्र में गमाल अब्दुल नसीर की सरकार थी और गमाल अब्दुल नसीर यह घोषणा करता है कि जो स्वेज नहर है उसका निर्माण 1859 से 1860 में व्यापार को एक छोटे मार्ग को खोजने के लिए हुआ था। यह 100 वर्षों के लिए ब्रिटेन और फ्रांस ने लीज पर ले रखी थी, लेकिन 1956 में इजिप्ट ने इसे नेशनलाइज करने का प्लान बनाया और कहा कि इससे जो भी सामान लेकर जाएगा उसे टैक्स हमें देना होगा। मतलब इजिप्ट ने इस पर कंट्रोल ले लिया और इजराइल को इसका यूज करने से मना कर दिया। तब इंग्लैंड, फ्रांस और इजराइल ने ट्राई पिकेट एग्रीमेंट साइन किया
और इजराइल ने मिस्र पर इसके तहत अटैक कर दिया। फ्रांस और ब्रिटेन ने इसका पीछे से साथ दिया। इजराइल ने मिस्र के एक बहुत बड़े भाग सिनाई प्रायद्वीप और गाजा पट्टी के बड़े भाग पर कब्जा कर लिया। उसके बाद यूएन ने इसमें इंटरफेयर किया और इजराइल ने कब्जा गए पार्ट्स को वापस कर दिया। नसीर के इस डिसीजन के बाद सभी अरब देशों में एक बार फिर से इजराइल को भगाने की आशा जगी और साल 1964 में PLO फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। इसका मोटिव था कि हमें फिलिस्तीन को वापस लेना है, इजराइल को यहाँ से भगाना है, इजरायली आर्मी को हराना है। उसके बाद PLO ने 1967 में अरब देशों के साथ मिलकर इजराइल पर अटैक किया और इसे 6 डे वॉर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इजरायली सेना ने पुनः जीत हासिल की और इजिप्ट से गाजा पट्टी, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और ऊपर सीरिया से गोल्डन हाई ले लेता है। और इसी वॉर में इजराइल यरूशलेम को भी हथियार लेता है, जो कि विवाद की असली वजह है। अब इस मामले में भी यूएन इंटरफेयर करता है, लेकिन इस बार इजराइल के इरादे साफ से इजराइल अब की बार कब्जा गए भाग को वापस लौटाने से मना कर देता है और इजराइल के इस स्वभाव को देखकर PLO ग्रुप रेडिकलाइज हो जाता है। इसी समय PLO से फतह नामक ग्रुप निकलता है। इसके हेड यासिर अराफात थे। इनकी अध्यक्षता में एक बार फिर PLO ग्रुप इजराइल को मिटाने का प्लान बनाता है। 6 अक्टूबर 1973 में योम किपुर त्योहार के दिन इजराइलियों पर अटैक कर देता है, जिसे योम किपुर वार के नाम से भी जाना जाता है। और बाद में USA की मदद से इजराइल इस युद्ध को जीत जाता है। इस वॉर की चर्चा हमने अपने G20 वाली वीडियो में भी की है और उसमें यह भी बताया है कि इकोनॉमी पर किस प्रकार से इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। 1973 में इजराइल की स्थिति अरब रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और लगभग सभी ग्रुप सोच लेते हैं कि इजराइल को हराना नामुमकिन है। उसके बाद 1978 में USA अरब रीजन में अपनी धाक दबाने के लिए इंटरफेयर करता है और अरब वर्ल्ड और इजराइल के मध्य एक सुलह कराने का प्रयास करता है। अरब की ओर से मिस्र ने प्रतिवाद किया। उस एग्रीमेंट में इजराइल ने कहा कि मैं टेरिटरी तो नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अरब फिलिस्तीन के जो लोग हैं वो उसमें रह सकते हैं, मैं उन्हें पूरी ऑटोनॉमी दूंगा। और मिस्र इस बात पर राजी हो जाता है और 1978 में मिस्र इजराइल को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज कर लेता है। अब इससे फिलिस्तीन के लोगों को लगने लगा कि अरब कंट्री जो हमारा सपोर्ट कर रहे थे वे भी इजराइल को धीरे धीरे झुकने लगे हैं। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि हमें अपने लिए खुद ही खड़ा होना होगा। 1978 के बाद ही पहला इंतफाड़ा की शुरुआत भी मानी जाती है। उसके बाद PLO ग्रुप में से कुछ लोग अपने एक नया संगठन बनाते हैं जिसे हमास नाम दिया जाता है। इसके हेड शेख इम्तियाज थे। इस तरह से अब ज्यादा से हमास अस्तित्व में आया। इससे PLO के 2 हिस्से हो गए, पहला फतह, दूसरा हमास। फतह जो कि वेस्ट बैंक में था और हमास जो कि गाजा पट्टी में था। और उसके बाद साल 1993 में ओस्लो अकॉर्ड्स होती है, जिसमें पहली बार इजराइल व PLO एक साथ एक टेबल पर थे। इजराइल ने कहा कि PLO जो चाहता है वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी मैं उसे दे दूंगा, लेकिन फिलिस्तीन जो बार बार छोटे मोटे अटैक करता है उसको उसे रोकना होगा। और उसके बाद इजराइल में वेस्ट बैंक की सरकार आ जाती है, जो कि इजराइल के द्वारा किए गए वादों से मुकर जाती है और इन हिस्सों को लौटाने से मना कर देती है। और 1993 के बाद से दूसरा इंतफाड़ा की शुरुआत भी मानी जाती है। तो लास्टली आतंकी गतिविधियों से परेशान होकर 2003 में इजराइल मान गया कि मैं आपकी मांग को पूरा करूंगा, लेकिन पहले दोनों हिस्सों में आपको चुनाव कराना होगा और वहां पर एक सरकार बनानी होगी। उसके बाद ही मैं आपके हिस्से आपको विड्रॉल करूंगा। साल 2005 में फिलिस्तीन में चुनाव होते हैं, जिसमें गाजा में हमास ग्रुप की जीत हो जाती है और वेस्ट बैंक में फतह ग्रुप जीत जाता है। उसके बाद इजराइल फिलिस्तीन के दोनों पार्ट गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक को लौटा देता है और उसके बाद से अभी तक गाजा में हमास की सरकार है जो कि चरमपंथी है और वेस्ट बैंक में फतह की सरकार है जो कि संवैधानिक तरीके से अपने भाग की मांग करती है। और मेनली 2005 के बाद से जितने भी इजराइल पर अटैक होते हैं वे सभी गाजा ग्रुप से हमास के द्वारा ही कराए गए हैं। चलिए हम समझते हैं कि फिलिस्तीन ने इजराइल पर इस बार जो हमला किया उसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल साल 1993 में PLO के मुखिया यासिर अराफात और इजराइल के मध्य ओस्लो समझौता हुआ था। उस समय इसे एक बड़ी कामयाबी माना गया था और इससे दुनिया में संकेत भी गया था कि शायद इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य संघर्ष सुलझ सकता है, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उस समझौते के बाद अन्य अरब देशों से भी इजराइल की नजदीकियां बढ़ रही थी। बीते कुछ सालों में इजराइल के अरब देशों के साथ रिश्ते कुछ ठीक हुए हैं। साल 2020 में अमेरिकी प्रेसिडेंट ने UAE से इजराइल के रिश्ते सुलझवाए हैं, जिसे अब्राहम अकॉर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। और अब वर्तमान में सऊदी अरब और इजराइल के मध्य संबंध में सुधार दिखाई दे रहे हैं और इनके मध्य रिश्तों में सुधार को देखकर उम्मीद लगाई जा रही थी कि अगले वर्ष इन दोनों के मध्य कोई समझौता हो सकता है। हमास नहीं चाहता कि सऊदी अरब या कोई भी अन्य अरब देश इजराइल के साथ रिश्तों को सुधार पाए। इन सब बिंदुओं को ही इस संघर्ष का कारण बताया जा रहा है। इससे उसने सभी अरब देशों को संदेश देने की कोशिश की है कि बिना इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा सुलझाए इजराइल से रिश्ते को सुधारना फिलिस्तीन के साथ बेईमानी होगी। आगे हम देखेंगे कि दुनिया के अन्य देशों ने इस मुद्दे पर क्या कहा है। इस मामले में अमेरिका ने खुलकर इजराइल का समर्थन किया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है कि इस मामले ने हजारों साल पुरानी यहूदी विरोधी भावना को उजागर किया है और हम बिल्कुल इजराइल के साथ खड़े हैं। अमेरिका ने जरूरत पड़ने पर इजराइल के पक्ष में
शिप और वॉर प्लेन उतारने का ऐलान भी किया है। उधर यूरोप के ज़्यादातर देशों ने भी हमास की निंदा की है और इजरायल का समर्थन किया है। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, कनाडा, पोलैंड, स्पेन आदि देश शामिल हैं। अब अगर भारत की बात की जाए तो भारत के इजरायल और फिलिस्तीन दोनों से ही रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन हमास के हमले के मामले में भारत ने इसकी निंदा करते हुए इसे आतंकी हमला बताया है। पीएम मोदी ने एक पोस्ट के माध्यम से कहा है कि भारत आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा करता है और इस मुश्किल घड़ी में भारत के लोग इजरायल के साथ मजबूती से खड़े हैं। इस मामले में अरब देशों की बात करें तो ये देश कुछ बटे हुए नजर आ रहे हैं। इसमें ईरान, सीरिया एवं कतर हमास के साथ खड़े हैं और बाकी सभी देशों ने हमास का पक्ष लेने से परहेज किया है। टर्की ने हमास एवं इजरायल से शांति बनाने की बात कही है। ऐसा ही बयान रूस ने भी दिया है। यूएई ने कहा है कि दोनों पक्षों के नागरिकों को इंटरनेशनल लॉ के अनुसार पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए, उन्हें संघर्ष का निशाना नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने इसराइल की निंदा करते हुए साफ संतुलित प्रतिक्रिया दी है। दरअसल ओआईसी ने कहा है कि वह फिलिस्तीन की इजरायल की सैन्य कार्रवाई से चिंतित है और यूनाइटेड नेशन ने भी सभी से शांति बहाली की अपील की है। थैंक यू। जय हिंद।